बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी कॉरस्पॉन्डेंट चैनल का मेज़बान ज़मीर फ़ाकी। मेरे साथ तारिक खुर्शीद साहब हैं और आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है, जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि जी पाकिस्तान आइंदा दिनों एक अच्छी मईशत का हामिल मुल्क बनेगा और इसके मसाइल भी कम होंगे, गुर्बत कम होगी, वेजेस बढ़ेंगी और जॉब्स निकलेंगी। इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जो लोकल इशू हैं हमारे पंजाब में और वफाक में, कोई रोटी की कीमत की बात चल रही है, इसके साथ साथ पेट्रोल भी महंगा हुआ है, तो ये हम दो एक चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करें। लेकिन पहले जो बहुत बड़ा अहम इशू है वो यही है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जब से ये नई हुकूमत बनी उसके बाद से, क्योंकि पाकिस्तान का जो शरह नमू है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी हुई थी। हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, उसे सबका हुकूमत की पॉलिसी कह दें या जो भी उसको नाम दे लें। तो उस हवाले से ये एक नई डेवलपमेंट जो हुई है, सऊदी अरब का पाकिस्तान में आना और मुआहदे करना और पाकिस्तान हुकूमत का उसे ऑफ़र करना, क्योंकि माजी में हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही ये सारे जो सऊदी अरब ने इंडिया में जो भारत के साथ जो मुआहदा किए हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। उस हवाले से तो पाकिस्तान में जिस तरह से कहा जाता है कि जी ब्रदर मुल्क है और हम भी उसके ब्रदर हैं, हम उसके लिए हर सतह पे कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि कोई जो है इधर तो 30-35 अरब डॉलर की बात हो रही है, तो ख्याल ये था कि 100-200 अरब डॉलर की कोई बात होगी। तो क्या तारक साहब ये कुछ बढ़ेगा आगे या सिलसिला क्या आप देखते हैं इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि ब्रदरहुड इस्लामिक कह लें या अरब लीग के हवाले से बात करें या तीसरी दुनिया के हवाले से बात करें, ये कुछ नहीं होती। ठीक, रियासतों के अपने मफादात होते हैं और वो उन्हीं को देख के और मैं उसी पे चलना भी उसी चाहिए। पे चलेंगे। अब सऊदी अरब आपको एक मुद्दत से, ये शायद तीसरी गवर्नमेंट होगी जिसके साथ वो ये वादे वाइद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको याद होगा कि एक रिफाइनरी की बात बड़ी देर से चल रही है, जिसको 14 अरब रुपए की, अरब डॉलर की वो रिफाइनरी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट होनी है, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो पा रही है। उसकी वजह अनसर्टेनिटी, हमारी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, डेफिनेटली वो भी एक वजह है। लेकिन मैंने कहा ना कि दुनिया, उनके लिए तो दुनिया की मुख्तलिफ मुल्कों में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अभी ये 100-200 अरब डॉलर की उन्होंने सऊदी अरब में, इंडिया में, भारत में किया, और वो क्योंकि जहाँ से उनको बेहतर प्रॉफिट माहौल मिलेगा, बेहतर प्रॉफिट मिलेगा, बेहतर उनको वहाँ से प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, वहाँ जाएंगे, एनवायरमेंट्स में जाएंगे। तो ये सूरत हाल जो है इसमें असल में हमारे यहाँ एक जनरल जो रवैये हैं उनमें तब्दीली की ज़रूरत है। और वो ये है कि आप यकलख्त उम्मीदें बांध देते हैं और यकलख्त आप गिरा देते हैं, डराते हैं और मायूसी के ये तो हमारा कौमी मजबूरी एक किस्म का कह लीजिए रवैये पैदा हो गए हैं जो गलत है। ये तस्लीम कर लिया जाना चाहिए कि अगर हम उनको बेहतर माहौल देंगे, बेहतर प्रॉफिट दे सकेंगे तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस पर एक बात भी हुई है, उन्होंने कहीं मतलब ये कुछ बातें निकली हैं बाहर, तो किसी ने सवाल किया कि जी आप क्यों नहीं पाकिस्तान में उस तरह से जैसे बाकी मुल्कों में आते हैं। तो कहीं से एक ये बात सामने आई कि जी आपके यहाँ पे एनवायरनमेंट वो नहीं है, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है कि जिस बंदे ने सरमायाकारी करनी है तो वो ये भी देखता है कि उसका सरमाया ना डूब जाए। उसमें ज़ाहिर है आपका यहाँ पे एक मूव वायलेशन है, फिर आपके अदालती रवैये हैं, फिर आपकी रिटें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पैसे फंस जाते हैं। तो ये भी कोई रवैया इस तरह का बिल्कुल है। आपने पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, नहीं पता चलता कि ये हुकूमत जैसे दूसरे मुल्कों में है कि उसे अगर 5 साल का मैंडेट मिला है तो 5 साल गुजारती है। यहाँ मैंडेट चलता रहता है ना, गवर्नमेंट इंस्टॉल होती है। और आप देखिएगा कि मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे और ऐसा एक
मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया जाता है कि ये हुकूमत अगले महीने चली जाएगी। सो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे आपके मतलब तो पॉलिटिशियंस, आपका मीडिया, आपका सोशल मीडिया, आपके ये सारे ये तासर दे रहे हों कि बस ये हुकूमत तो खत लिख रही हूँ आपके मुखालिफिन, एक आध महीने में जाने वाली है, तो कहाँ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। सेकेंडली ये कि यहाँ पे एक जो कह लीजिए कि लीगल फ्रेमवर्क या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मौजूद है उसको बार बार वायलेट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोई सामने नहीं रखता। वो अदारे हों, वो अदलिया हो, वो हम बार बार उसके मज़ाहिर देखते हैं। रिकॉर्डिंग पे कैंसिल कर दिया जाता है। स्टील मिल का जो है वो आप अभी तक वो जिस स्टील मिल की आप बात कर रहे थे, अब फिर नए सिरे से स्टील मिल पे बात शुरू हुई है, तो फिर आप सोशल मीडिया पे वो देखेंगे कि बेशुमार किस्म की मतलब वो वीडियोस बना के डाली जा रही हैं कि जी वो उसकी तो ज़मीन ही इतने अरब रुपए की है। तो बेसिकली तो ये है कि वो लोग ना इस मुल्क में इसको पज़ीराई देने वाले जो इस तरह के इश्यूज को सुनते हैं और उन पे एक अपना मौक़िफ़ बिल्ड करते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि इससे मुल्क को नुकसान कितना हुआ है। क्या किसी ने चौधरी इफ्तिखार को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि उसकी रिकॉर्डिंग पे जो नुकसान बात है, स्टील मिल पे जो नुकसान भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने उसको पहुंचाया, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, उनको लाया जाए। उनको आपको याद होगा कि ये मुबारक समर मुबारक जो है वो बात कर रहे थे कि गैसिफिकेशन कर दी जाएगी थर कोल की और उससे इतनी बिजली पैदा होगी, और इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई पिछले इन्वेस्टमेंट के दौर में, और नतीजा कुछ नहीं निकला। किसी ने उसको एक्सप्लोर किया कि वो झूठ क्या था, वो इन्वेस्टमेंट आपने क्यों सच था तो क्यों फेल हुआ, और उसके ऊपर क्या खर्चा आया, और उस खर्चे जो ज़ाया हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। इस तरह की हमारे यहाँ एहतसाब जो है वो नहीं है। ना यहाँ पे बेहतर कारकर्दगी पे रिवार्ड दिया जाता है और ना बदतर कारकर्दगी पे एहतसाब किया जाता है। आप नेशनल हीरो को ज़ीरो कर देते हैं, डॉक्टर कदीर को 1 मिनट में ज़ीरो कर देते हैं, और आप एक ज़ीरो को उठा के तो एक प्रोपोगंडे पे उसको हीरो बना देते हैं, जैसे समर मुबारक को बनाया। अब इस तरह की एटीट्यूड्स में बेसिकली जो इस वक्त हम जिसको शायद हम उस तरह डिस्कस नहीं करते और जो बहुत बार बार हर फोरम पे डिस्कस होना चाहिए, वो ये रवैये, ये एटीट्यूड्स हैं जो पिछले 70 साल से पनपते पनपते हमें उस मुकाम पे ले आए हैं जहाँ पे ये मुल्क की एक सर्वाइवल की पोटेंशियल होने के बावजूद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसकी सर्वाइवल जो है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो बेसिकली ये जो हो रही है, थ्रेटेंड हो रही है, ये है उसमें वो हमारे रवैयों की वजह से हो रही है। और उस रवैयों के लिए मैं किसी इदारे को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी गवर्नमेंट को मुर्द इस्लाम नहीं ठहरा रहा, सबको एज ए होल, पूरी सोसाइटी को, पूरी कौम को मुर्द इस्लाम ठहरा रहा। हम में से हर कोई उसमें अपना हिस्सा डाल रहा है। ये जो सूरत हाल है इसमें अब जैसे आपने पहले बात की थी कि एक तरफ सऊदीज आए हुए हैं और वो आके यहाँ पे लगाना भी चाह रहे हैं, वो लगाना चाहते हैं। क्या हम उन्हें वो एनवायरनमेंट दे सकेंगे? क्या हम उन्हें वो गारंटीज दे सकेंगे कि कल कोई अदलिया किसी प्रोजेक्ट को उठा के ये नहीं कहेगी कि जी इसको तो ऐसी मराहत दे दी गई थी जो किसी तरह बनती, या कोई मोब नहीं उठेगा और जाके उनके खिलाफ कोई वो एहतजाज नहीं। आप LNG का मुआहदा किया एक गवर्नमेंट ने, दूसरी गवर्नमेंट आई उसने वो मुआहदा और उनको बल्कि जिन्होंने मुआहदे किए
उनको आप अंदर भी कर उनके ऊपर सी पैक के साथ यही हुआ। चाइना कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, आपने उसके ऊपर किया, आपने उस पर जो मुआहदे किए हुए थे आपने वो वायलेट किया। अच्छा चलिए अल्लाह करे मतलब अगर हो जाता है फर्ज करें मतलब हाँ, ये चले अब आते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। बेसिकली देखें आप क्या हैं, आपका जोग्राफी बड़ा इम्पोर्टेंट है। यस आप गेट हैं सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया का। आप इस वक्त बैठे हुए हैं उसमें मदनियात की एक खजाने में, मार्बल से लेके कीमती पत्थर तक, सोने से लेके लोहे तक, आप नाम लेते चले जाएं आपके पास है हजारों चीजें। आपके पास 60% से ज़्यादा वो एज ग्रुप मौजूद है जो अगले 30 साल तक काम कर सकता है और उनके लिए भी कुरान मायने। आज भी आप जितने पैसे अपनी एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आप तो इस मुल्क में की पोटेंशियल जहाँ तक है वो रिसोर्सेज के हवाले से हो, वो मैन काइंड और वो कह लीजिए कि पर्सनल्स के हवाले से हो, हमारे पास ट्रेन लेबर फोर्स भी मौजूद है और अनट्रेन लेबर फोर्स भी मौजूद है, तो पोटेंशियल तो बहुत है। हाँ, बात वही थी कि भाई कैसे, यानी हम मुख्तसर ये एक आधे कि ये इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ सरमायाकारी भी आए और हम भी आगे बढ़ें और हम इस बहरान से निकल सकें। वो भी हम इस अपने प्रोग्रामों में बहुत दफ़ा उसका जिक्र कर चुके हैं कि हमें अपने रवैये बदलने होंगे, हमें माइंडसेट बदलना होगा। हमें जिस मुल्क में एक एमपी उठ के एसएचओ को मारना पीटना शुरू कर दे या फौज थाने पे जाके पुलिस के लोगों पे हमला कर दे और पुलिस आम लोगों को मार दे, पुलिस आम आदमी को इंसान ही ना समझे और यानी इसको लाकानूनियत ही कहेंगे ना, मतलब कानून नहीं कहीं नजर आ रहा हमें। अदलिया जो है वहाँ पे इंसाफ ना मिल रहा हो, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में मतलब मराद के और कोई बात ना हो, असम्बली जो है वो अपने ही मराद बढ़ाने के लिए खुद ही लेजिस्लेशन कर रही हो। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये जाहिर कर रही हैं कि हम एक अखलाकी दिवालियापन पे जा चुके हैं। ठीक, अच्छा अब आखिरी एक छोटा सा ये बताइए कि जी ये जो वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने आटे की कीमतें कम की, कुछ और चीज़ें हुई, फिर रोटी 16 रुपये की हुई, मतलब सवाल बुनियादी तौर पे ये तो चलें ठीक अच्छी बात है, कोई लोगों को बेचारे जो निकलते हैं, पहले वो एक रोटी पे आ गए थे, नान 30 रुपये का था 20 पे आ गया, लेकिन ये जो 16 रुपये वाला है इसको या 15 करें या 10 करें, क्योंकि 16 तो 4 रुपये कौन वापस देता है, यहाँ तो रेजगारी का तस्वर नहीं है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, इसका कितना इम्पैक्ट होगा सोसाइटी? हाँ, ये एक और इशू है कि यहाँ पे बहुत अरसे से हम चीज़ों की कीमत इस तरह मुकर्रर करते हैं जो रेजगारी में जो रेजगारी राज है ही नहीं इस वक्त, उसमें बिल्कुल जेन्युइन बात है कि इसको 20 रुपये होना चाहिए या इसको 10 रुपये होना चाहिए। ये दरमियान में 15, 14, 12 रुपये तो कोई या फिर ये कि रुपये शुरू करें भाई, इसी से भी उसका वजन बढ़ा दें। अच्छा, इसी तरह लेकिन ये जो बात है कि एक तरफ आप एक फ़ैसला करते हैं जिसमें रोटी की कीमत गिराते हैं, दूसरी तरफ आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, तीसरी तरफ आप ये देखिए कि जो आप अभी तक वादे वईद करके आए, क्या आप कोई लेजिस्लेशन हुई है? मसलन मुझे हैरत होती है कि 16 महीने एक गवर्नमेंट रही, उसकी अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, किसी ने भी इलेक्शन जो तरामीम थी वो नहीं की, जो इलेक्शन को शफाफ बना, अदारों को बेहतर करने की बात नहीं की, महकमों को बेहतर करने की बात नहीं की। आज मसलन बिलावल भुट्टो के हवाले से कि किस नुकाती एजेंडा जो है वो इस वक्त फ्लोट हो रहा है, जिसमें ये भी शामिल है कि जिस तरह अदलिया में जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस बनता है, इसी तरह फ़ौज में भी जो सीनियर मोस्ट जनरल हो वो ऑटोमेटिकली CNC बन जाए।
और इस तरह की जो हैं फौज को रिटायरमेंट के बाद फौज के किसी आदमी को सिविल में नौकरी ना दी जाए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी दोबारा री एम्प्लॉय ना किया जाए, ये सारे जो हैं। तो ये कहना, ये बातें सुनते सुनते हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए। हाँ, बाल सफ़ेद हो गए। क्या कोई इसको जाके लेजिस्लेट करेगा और लेजिस्लेट करने के बाद उस लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट भी करेगा कि नहीं करेगा? सही, ठीक। ये बातें बहुत खूबसूरत हैं अगर ये हो जाए। मतलब मेरे नज़दीक ये है कि सबसे पहले तो आप इलेक्शंस के सारी पार्टियां बैठ के एक इलेक्शंस की ऐसी मतलब कह लें स्ट्रेटेजी बनाएं जिस पे किसी को कोई इतराज़ ना हो, और फिर उसके मुताबिक इलेक्शन हो और सारों उसको कबूल भी कर। ठीक। ये सारी, मैंने कहा कि सारे मामला जो हैं ये जुड़े हुए हैं हमारे रवैयों से। ठीक। और पाकिस्तान में अगर आप कहें किसी भी मुकाम पे पाकिस्तान एकदम से टेबल टर्न कर सकता है, शर्त यह है कि हम अपना माइंडसेट बदल लें। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। सरमायाकारी हमारे बहुत हो सकती है, अगर ना भी सरमायाकारी हो तो फिर भी हमारे पास, अगर हम सिर्फ अपने रवैये, अपना तर्ज़ अमल और अपना जो बुदोबाश है और अपनी जो हमारी फ़रौनियत है इसको थोड़ा बेहतर कर लें तो हमारे मुल्क में खुद इतने ज़्यादा वसाइल हैं कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े ना किसी से कर्ज़ा लेने की, ना सरमायाकारी की। लेकिन ज़ाहिर है अब हमारे पास उस तरह से नहीं है, तो हमने इस बहरान से निकलना है। तो उसके लिए वही बात है कि आप अदारा जाती इस्लाहात करें, कानून साजी को बेहतर करें। इस तरह से तारक साहब ने कहा कि आइन में रिफॉर्म, उसमें इलेक्शन रिफॉर्म करें। फिर ये रोटी का जो मामला है, फिर एक मतलब एक 14-13 करोड़ अफराद के सूबे की जो वज़ीर आला है वो एक एक तंदूर के ऊपर जाके रोटियों की कीमत पता करे, ये बड़ी अजीब सी बात है। वही गोंगलियों से मिट्टी डालने वाली बात है। आप कि इतनी बड़े आपके महकमे हैं, उनमें आपने लाखों लोग रखे हुए हैं, वो किस कर्ज की दुआ हैं। अब तो दौर ऐसा आ गया डिजिटल, मतलब आप एक फ़ोन कॉल पे एक प्रेस का वो जो होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे सूबे को जो है ना वो ले सकते हैं। तो आपको बहरहाल बात वही आ जाती, रवैयों को बेहतर करें, कानून साजी करें। कानून की हकमियत का तसव्वुर जो है उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोग आएंगे आपके पास, आपका अपना सरमायाकार बाहर जा रहा है तो बाहर वाले भी उसी वक्त ही आएंगे जब उनको सरमाए का कोई मज़हब नहीं होता। उसे जहाँ बेहतर माहौल मिलेगा, जहाँ उसको फ़ायदा मिलेगा, वो वहाँ चला जाएगा। साथ इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।